हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है और पिछले वीडियो के क्रम में ही आज का ये वीडियो है, जिसमें आरोह पुस्तक के गद्य खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाजार में एक जादू है, कहने का क्या तात्पर्य है। बाजार दर्शन जनेंद्र कुमार का जो निबंध है उससे ये प्रश्न लिया है। तो बाजार में जादू से अभिप्राय है कि बाजार मनुष्य को आकर्षित करता है। सुंदर वस्तुओं को देखकर मनुष्य उनको खरीदने को मजबूर हो जाता है। बाजार का जादू उन लोगों पर चलता है जिनको अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता तथा जिनकी जेब भरी होती है। बाजार में जाकर जो अच्छा लगा वह सब वे खरीद लेते हैं। इस जादू के उतरने पर पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम नहीं देती, बल्कि उसमें खलल बाधा डालती है। अगला प्रश्न है, जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बाजार दर्शन से ये प्रश्न है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि बाजार नामक संस्था का उद्देश्य है लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना। बाजार जाने से पहले हमें अपनी आवश्यकताओं का ठीक तरह पता होना चाहिए, तभी हम बाजार से लाभ उठा सकेंगे और अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेंगे। यदि हम खाली मन लेकर अर्थात अपनी जरूरतों को जाने बिना ही बाजार जाएंगे तो बाजार के आकर्षण में पढ़कर अनावश्यक चीजें खरीद लेंगे। यहाँ पर पढ़कर शब्द है। इस प्रकार हम बाजार का लाभ नहीं उठा सकेंगे तथा बाजार का उद्देश्य पूरा करने में सहायक न होकर बाजार को भी लाभ ही नहीं दे सकेंगे। इसे बाजार का उद्देश्य नष्ट होकर उसका बाजारूपन ही बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 3 है, बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने आधुनिक काल के बाजारवाद और उपभोक्तावादी चिंतन कर इसके मूल तत्व को समझने का प्रयास किया है। इसका प्रतिपाद्य यह है कि व्यक्ति को बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए, अपनी परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा मन में आवश्यकताओं का निश्चय करके ही बाजार जाना चाहिए, तभी उसे बाजार का लाभ मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 है, जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे। काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर समझाइए। तो धर्मवीर भारती का ये चैप्टर है, तो इसमें देखो इसका उत्तर हो जाएगा जीजी बुद्धिवादी नहीं, भावनाओं को महत्व देने वाली थी। उनका विचार था कि दान वह होता है जब हम अपनी सबसे प्यारी तथा जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस वस्तु को किसी को प्रसन्नतापूर्वक देते हैं। अपने पास भी अपार धन संपत्ति में से कुछ रुपए किसी को दे देना दान नहीं है। अपनी सर्वाधिक जरूरत की वस्तु को देना ही त्याग तथा तभी वह दान भी बनता है। प्रश्न नंबर 5 है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना। विश्वासों के जंगल में शक्ति की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। बाजार दर्शन से ये प्रश्न है, तो वस्तुतः यह कथन विचारणीय है। जब हम रिश्तों को निभाने की खातिर भावना के वशीभूत हो जाते हैं, भावना प्रबल हो जाती है, तब हमारे मन में जमे विश्वास भी कई बार हिल जाते हैं और हम सत्य को खोजने के प्रयास में भटक जाते हैं। मनुष्य भावनाओं के बिना नहीं रह सकता और जीवन के अनेक सत्य भावनाओं में छिपे रहते हैं। इस तरह की मनोदशा में सत्य का
अन्वेषण करती हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है तथा तर्क शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तब हम भावनात्मक सत्य के वशीभूत हो जाते हैं। यानी जब भावनाएं प्रबल हो जाती है तब जो तर्क वाली बुद्धि है वो कमजोर हो जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक का जीजी के साथ भावनात्मक संबंध है, इस कारण उसके सामने उसका विश्वास दब जाता है और जीजी के तर्कों के सामने उसकी बुद्धि की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तब वह उन सारे कामों को करने लग जाता है, पूजा अनुष्ठान आदि सब कुछ करता है जिसका वह विरोध करना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। प्रस्तुत कथन की सांकेतिकता को स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन से ही है। गगरी का फूटापन तथा बैलों का प्यासा रहना प्रतीकात्मक कथन है। स्वतंत्र भारत में बनने वाली विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार गगरी के छेद या फूटेपन को व्यंजित करता है। अनेक पंचवर्षीय विकास योजनाएं बनने के बाद भी भारतीय जन आज भी भूख प्यास से त्रस्त है। इन पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी योजनाएं जिन लोगों के लिए बनी वो उन लोगों तक नहीं पहुंची, और यहाँ पर बैलों का प्यासा रहना इसी सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? फनिश्मेंट रेणु का ये चैप्टर है। इसमें देखो, लुट्टन पहलवान का ढोल से गहरा रिश्ता था। ढोल की आवाज उसे जीने तथा संघर्ष करने की प्रेरणा देती थी। गांव में महामारी फैलती थी, चारों तरफ सन्नाटा और उदासी थी। ढोल की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ती थी। मृत्यु की ओर बढ़ते रोगियों को हिम्मत बंधाती थी। जब लुट्टन के दोनों जवान बेटे मरे तो अपने मन की उदासी और सोनापन दूर करने के लिए वह रात भर ढोलक बजाता रहा। पहलवान की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यहाँ पर ये शब्द जो है आप ठीक कर लेना, चारित्रिक विशेषताएं। पहलवान लुट्टन सिंह ने ढोलक की आवाज से प्रेरित होकर चांद सिंह नामक पहलवान को हरा दिया था। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपने दरबार में रख लिया था। तो चरित्र की विशेषता पहली है कि वो वीर था। पहलवान के 2 पुत्र थे। उसने दंगल संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया, तो दंगल के बारे में भी उसे जानकारी थी। राजा की मृत्यु के पश्चात पहलवान को अपने गांव लौटना पड़ा, जहां वह नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। पहलवान बड़ा ही साहसी, हिम्मत वाला और धैर्यवान था। ये भी उसकी चरित्र की विशेषताएं हैं। गांव में फैली महामारी बीमारी में भी वह ढोलक की तान से जीवंतता भर देता था। उसकी ढोलक की तान ही सारी विपत्तियों को मानो चुनौती देती थी तथा भीषण समय में गांव वालों में संयम और धैर्य प्रदान करती थी। पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानते थे। जीवन के अंतिम समय तक वह ढोलक बजाता रहा। पहलवान ने मरने से पहले अपने शिष्यों को कहा था कि वे उसे चिता पर पेट के बल लेटाए, क्योंकि वह कभी दंगल में पीठ के बल चित नहीं हुआ था और अग्नि देते समय तक ढोलक बजाते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि पहलवान क्या था? निर्भीक, धैर्यवान, साहसी, हिम्मती तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। तो ये सभी उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? चार्ली चैपलिन विश्व खर्रे का लिखा हुआ ये चैप्टर है। तो चार्ली अपने ऊपर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सफलता के शिखर पर पहुंचा हुआ, सभ्यता
संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति बना हुआ पाता है। जब वह अपने को दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ मान लेता है, तब वह अपने ऊपर सबसे ज्यादा हंसता है। प्रश्न नंबर 10 है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? क्योंकि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र रस को महत्व देता है, परंतु इसमें हास्य और करुण रस को परस्पर विरोधी मानकर दोनों को एक साथ नहीं रखा जाता है। इसके विपरीत चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य दिखाई देता है। भारतीय काव्य शास्त्र में हास्य दूसरों को लेकर होता है, हंसी में करुणा की स्थिति नहीं रहती है। इसी कारण चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा और हास्य भारतीय कला एवं सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 11 है, चार्ली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? संक्षेप में लिखिए। मतलब चार्ली का चरित्र चित्रण, चारित्रिक विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताओं में पहली है प्रसिद्ध फिल्मकार। चार्ली एक प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्मकार है। उसकी फिल्में वर्ण तथा वर्ग भेद से हटकर पूर्णतः लोकतांत्रिक है। पागल व्यक्ति से लेकर महान विद्वान तक उसकी कला का आनंद लेते हैं। दूसरी विशेषता है लोकप्रियता। चार्ली अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता है। उसकी फिल्में देश, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, समय की सीमाओं के बाहर जाकर भी लोगों की पसंद बनी हुई है। संघर्षशीलता और सरलता भी उसके चरित्र के गुण है। चार्ली ने जीवन के सामाजिक तिरस्कार और निर्धनता के विरुद्ध बहुत संघर्ष किया है। सफलता पाने और धन संपन्न होने पर भी अपनी सामाजिक सरलता को नहीं छोड़ा है। नवीन रस सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की है। चार्ली ने अपनी फिल्मों में हास्य और करुणा के संयोजन से नवीन रस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जो भारतीय कला साहित्य में तो संभव ही नहीं है। हास्य और करुणा एक साथ आ ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से चार्ली चैपलिन की ये विशेषताएं हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।